आज बात करते हैं इंडियन बैटमैन की। देश के लिए ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, लाहौर गदर म्यूटिनी को सपोर्ट किया। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्मेशन में हेल्प की। दोहरी जिंदगी जीते हुए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब की। जब जापान में इंडियन स्टाइल करी बेची तब ब्रिटिश करी को धूल चटा दी। हम बात कर रहे हैं रास बिहारी बोस जी की। बात आती है 1912 की। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग हाथी की पीठ पर सवार थे। महिलाएं शोभा यात्रा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसमें एक खूबसूरत लड़की भी थी। पंजाब नेशनल बैंक के पास चांदनी चौक में क्लॉक टावर के पास हाथी आता है। अचानक ये सुंदर लड़की हाथी पर बॉम्ब फेंकती है। वायसराय हार्डिंग को बम में भरे स्क्रू से छेद होने के कारण कई चोटें आई। वो खूबसूरत लड़की भीड़ में गुम हो गई। वो सुंदर लड़की थी बसंत कुमार बिश्वास। इस कॉन्स्पिरेसी को अवध बिहारी का समर्थन प्राप्त था। इस योजना का मास्टरमाइंड देहरादून वन अनुसंधान संस्थान का सरकारी कर्मचारी था, जो रात की ट्रेन से देहरादून लौटा और अगले दिन कार्यालय में शामिल हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसके अलावा उन्होंने वायसराय पर हुए कायरतापूर्ण हमले की निंदा करने के लिए देहरादून के वफादार नागरिकों की एक बैठक आयोजित की। इस धरती पर कौन सोच सकता था कि यह वही व्यक्ति था जिसने क्रांतिकारी कार्रवाई की योजना बनाई थी और उसे इम्प्लीमेंट किया था। वो महान व्यक्ति थे रास बिहारी बोस जी। अवध बिहारी को बाद में फांसी दे दी गई, लेकिन रास बिहारी बोस को कोई छू तक नहीं पाया। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल प्रांत के बर्धमान जिले के सुबलदाह गांव में हुआ था। उनकी माता का देहांत 1889 में हुआ था, जब रास बिहारी बच्चे ही थे। उसके बाद उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। रास बिहारी बोस को प्रारंभिक शिक्षा उनके दादा कालीचरण जी के देखरेख में सुबलदाह में ही हुई और बाद में चंदनागौर के डुप्लेक्स कॉलेज में हुई। रास बिहारी बोस ने फ्रांस और जर्मनी से मेडिकल साइंस के साथ साथ इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उनके चाचा ने उन्हें फोर्ट विलियम में नौकरी दिलवाई। वहाँ से उन्होंने अपने पिता की इच्छा पर शिमला में सरकारी प्रेस में स्थलांतरित कर दिया। रास बिहारी इन नौकरियों से खुश नहीं थे। उन्हें देहरादून वन अनुसंधान संस्थान में एक लिपिक का पद मिला। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में हालांकि हार्डिंग मौत से बच गए, लेकिन रास बिहारी के क्रांतिकारी संगठन के प्रयास जारी रहे। 1914 तक अमेरिका, कनाडा और फार ईस्ट से कई विस्फोटक तत्व भारत आ गए। मोटे तौर पर वे गदर संगठन के तत्व थे। इनमें से लगभग 4000 वॉलंटियर्स पहले से ही भारत में थे। वे कुछ हथियार और पैसे लाए थे, लेकिन उनमें कमी थी तो एक योग्य नेता की। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के प्रयास के बाद उनकी नज़र रास बिहारी पर पड़ी। यूरोप में युद्ध शुरू हो चुका था। अधिकांश भारतीय सेना को युद्ध के अन्य लोकेशंस में स्थलांतरित कर दिया गया था। इंडिया में बचे 30,000 सैनिकों में से अधिकांश भारतीय थे, जिनकी वफादारी आसानी से जीती जा सकती थी। रास बिहारी बोस गदर क्रांति के ब्रेन और पावर दोनों थे। 21 फरवरी 1915 वह तारीख थी जिस दिन क्रांति का संकेत दिया जाएगा। बहुत ही प्रकोप पर ब्रिटिश अधिकारियों को घेर लिया जाएगा और पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया जाएगा। जब यह सीमांत प्रांत में फैलेगा तो आदिवासी शहरों में आएंगे और सरकार पर कब्जा कर लेंगे। रास बिहारी व्यक्तिगत रूप से एक सैन्य अधिकारी की पोशाक में एक छावनी से दूसरे छावनी में जाते थे, लेकिन 15 फरवरी को कृपाल सिंह, एक सैनिक और कुछ क्रांतिकारी निर्दोषों के विपरीत लाहौर स्टेशन के चारों ओर संदिग्ध रूप में घूमते हुए देखे गए। उन्हें मियां मीर में रास बिहारी और कुछ और सैनिकों को एक संदेश देना था। उनके पकड़े जाने से यह प्लान फेल हुआ। अंग्रेजों ने रास बिहारी बोस पे 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिसकी आज की कीमत लगभग 5.5 करोड़ है। रास बिहारी बोस ने 12 मई 1915 को कलकत्ता छोड़ दिया। वे राजा P.N. टैगोर के रूप में जापान पहुंचे। वह जून 1915 में कोबे के बंदरगाह पहुंचे और टोक्यो के लिए अपना रास्ता बांधना शुरू किया। बोस ने अंग्रेजों में ऐसा डर पैदा किया था कि उन्होंने उन पर नजर रखने के लिए और उनकी हत्या करने के उद्देश्य से डिटेक्टिव एजेंसीज को काम पे रखा। उस समय बोस ने जापान के अमीर सोमा परिवार के नाकामुराया बेकरी में आश्रय लिया। आइजो और कोत्सुको सोमा भारतीय कारण के समर्थक थे। बोस ने आइजो और कोत्सुको से अपनी बड़ी बेटी तोशिको से शादी करने की अनुमति मांगी।
1925 में 28 साल की उम्र में तोशिको का ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण निधन हुआ। बोस ने पहले ही सोमा परिवार को अपने दिल के करीब एक रेसिपी से परिचित करा दिया था। परिवार को स्वादिष्ट भारतीय करी बहुत पसंद आई थी। शोकाकुल बोस ने स्वयं को काम में झोंक दिया। 2 साल बाद उन्होंने अपने ससुर के साथ मिलकर बेकरी के ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्थापित किया जो भारतीय शैली की करी और चावल बेचेगा। वो चाहते थे कि बाकी एशियाई लोग भारतीय भोजन और संस्कृति का अनुभव करें और जल्दी रेस्टोरेंट इतने बड़े उद्यम में विकसित हो गया कि जापानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले पहले फूड कंपनियों में से एक बन गया। बोस को नाकामुराया के बोस इस रूप में जाना जाता था जो उनके इंडो करी के लिए प्रसिद्ध थे। रासबिहारी बोस ने जापानी भाषा सीखी और पत्रकार तथा लेखक बने। उन्होंने कई सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया और भारत के दृष्टिकोण को समझाते हुए जापानी भाषा में कई किताबें लिखी। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और 1942 में सिंगापुर जापान के हाथ लगा तो दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 32,000 भारतीय युद्धबंदी थे। जापानी मेजर फुजिवारा ने इन भारतीय सैनिकों को वादा किया था कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए हर संभव सहायता देंगे। बोस ने जापानियों की मदद से भारत को आज़ाद कराने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए टोक्यो छोड़ दिया और बैंकॉक की यात्रा की। यहीं पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विद्रोह को मजबूत करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसमें आज़ाद हिंद फौज की सेना शाखा थी। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। मलाया और बर्मा में जापानियों द्वारा पकड़े गए भारतीय कैदियों को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कैप्टन मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह के साथ साथ रासबिहारी के प्रयास से 1 सितंबर 1942 को भारतीय राष्ट्रीय सेना अस्तित्व में आई। इसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था। 21 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति से पहले रासबिहारी बोस की टोक्यो में मृत्यु हो गई थी। जापान सरकार ने उन्हें किसी विदेशी को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि द सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। भारत देश उनके प्रयास और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।